बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, गमछा डाला हुआ है, घूम रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करते ही पूरा लुक चेंज हो गया है, तो लोग कह रहे हैं कि रंग बदल लिया है। और बाल कलर कराना कौन सा अपराध है भाई? डील हुई है क्या कोई किसी के साथ? लोग पूछते हैं। देश सेवा करने का। मनीष कश्यप उनसे अब वैसे ही सवाल पूछ पाएंगे जैसे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले तक पूछ पा रहे थे। सवाल पूछने की क्या जरूरत है? अब काम कराने की जरूरत है ना। मान लीजिए कि मैं पहले बाढ़ के लिए सवाल पूछता था, अब मोदी जी से कहूंगा कि मोदी जी बाढ़ पे काम करना, वो हाँ कहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के कितने आसार हैं? कब लग रहा है कब तक हो जाएगी? मोदी जी अपने कार्यकर्ता से मिलते ही हैं, अमित शाह जी मिलते ही हैं, और ये लोग अच्छे लोग हैं। चले थे अकेले, साथ मिलता गया और काफिला बनता गया। ये बात अगर मैं कहूं मनीष कश्यप के संदर्भ में तो पूरी तरीके से ये बात सही होगी, क्योंकि अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे, फिर बिहार की जनता का साथ मिला, देश में उनकी चर्चा हुई, और अब तो बीजेपी आलाकमान ने भी कृपा बरसा दी है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप का एनएमएफ न्यूज के साथ ये दूसरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, क्योंकि मेरे सवाल तो होंगे ही, साथ ही साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं पंकज प्रसून, जो बेहद सटीक समीकरण के लिए जाने जाते हैं। अक्सर आप उनको मेरे साथ डिस्कशंस में देखते हैं। पहला सवाल तो मैं बहुत इजी सा रखूंगी नेता बीजेपी मनीष कश्यप से। वो सवाल ये कि मां का एक वादा तो पूरा हो गया, अब मां अड़ गई है दूसरी जिद पर। सिर पर हाथ रख के कसम खिलाने की वो कोशिश कर रही थी कि तू इस साल शादी कर ले। अब ये दूसरी कसम, दूसरा वादा कब तक पूरा करेंगे? ठीक है, माँ जो बोलेगी वो होगा। माँ के सारे बातों को माना जाएगा, एक बात को छोड़ के। और मम्मी है, प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो तो सब कुछ अच्छा ही चाहेंगे। लेकिन देखिए, किसी लड़की से शादी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि शादी करके उसको घर में बिठा दीजिए। शादी करने का मतलब ये हुआ कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाइए, उसको समय दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि वो एक घर को, एक पूरी दुनिया को छोड़ के आती है और आपको जो है अपनी दुनिया समझ लेती है। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मेरे पास अभी उतना समय नहीं है कि मैं किसी घर को छोड़ के आई हुई लड़की को जो है मैं समय दे सकूं, उसे समझ सकूं। तो इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूं। बाद में जो है उसके बारे में देखा जाएगा, सोचा जाएगा। लेकिन अभी मैं जहां मनीष जी एक सवाल, मैं आपके पूरे प्रोफाइल को खंगाल रहा था, सब कुछ मिला, पर एक चीज मुझे कहीं नहीं मिला, वो ये कि जिन परिस्थितियों में आपको जेल भेजा गया या जो सिचुएशन उस वक्त बना, अंदर क्या हुआ हम सिर्फ ये जानते हैं कि आप पे एनएसजी लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का जो कानून है वो। हुआ क्या था, स्टोरी क्या है? देखिए, हर किसी को पता है कि आपने वहां, मैं भी तो ढूंढ रहा हूं आज तक कि आखिर जो फर्जी वीडियो का आरोप लगा था वो वीडियो है कहां, मैंने कहां कौन सा वीडियो बनाया था, वो मैं भी ढूंढ रहा हूं। मैंने कोर्ट से यही बोला कि जिस आरोप में मैं जेल आया हूं, जिस फर्जी वीडियो के आरोप में, वो वीडियो तो दिखा दिया जाए कि मैंने वो वीडियो बनाया है कि नहीं बनाया है। तो पता चला कि मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। तो जब मैं भी ढूंढ रहा था, मुझे भी नहीं मिला, काट लिया 9 महीना। और ये तो इंटरनेट पे भी नहीं है, किसी न्यूज चैनल के पास भी नहीं है। मैंने इतना इंटरव्यू दिया, अनेकों न्यूज चैनलों में गया, सब लोगों ने बोला कि फर्जी वीडियो का आरोप है, आप पे फर्जी वीडियो का आरोप है। मैं एक ही बात बोलता हूं कि 7 दिन का समय दे रहा हूं, आप जो है उस फर्जी वीडियो को ढूंढ के तो लाइए, मुझे दिखाइए तो सही कि ये वीडियो मनीष कश्यप आपने बनाया, इस आरोप में आप जेल गए थे। तो आरोप है ही नहीं। और कहानी वही हुई कि उस चौराहे पे रात में मत जाना, वहां पे भूत है, भूत है, भूत है, और उसके बाद से लोग कहना शुरू किए भूत है, भूत है, भूत है। बाद में पता चला वहां पे कुछ तो था ही नहीं, वहां पे भूत के जगह पे धोख था। धोख मतलब हमारे बिहार में भोजपुरी में कहा जाता है धोख। हाँ जी। अच्छा, जेल में क्या हुआ? जैसे कि हर कोई ये जानता है कि वहां हम देखे कि मनीष कश्यप एक गया 18 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है, उससे ज्यादा है, और भी तरक्की कर रहा है। इंडिविजुअल में सबसे बड़ा है एनएमएफ न्यूज। मैं कहना चाहता हूं कि एनएमएफ न्यूज का कोई एक रिपोर्टर जो है ना, 7 दिन के लिए जेल जाए, सिर्फ 7 दिन के लिए। और ये भी हो सकती है, एक बार 7 दिन के लिए जेल जाके देखें। एनएमएफ न्यूज के रिपोर्टर का जिंदगी बदलेगा ही बदलेगा, जेल के अंदर अनेकों लोगों का जिंदगी बदल जाएगा अगर जेल की सच्चाई वो सामने ला दे तो। बहुत सारे खोजी पत्रकार ऐसा करते हैं, बहुत सारे जगहों पे अपना चेहरा बदल के जो है भिखारी के साथ बैठ जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, वहाँ से चीज़ों को लेके आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के जितने भी खोजी पत्रकार हैं उनमें से कोई तो जेल के अंदर जाए
और जेल के अंदर जाके जो है कुछ सच्चाई सामने लेके आया। वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का पूरा वायलेशन होता है। जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत परेशान किया जाता है, वो बहुत तंगहाली में अपना जीवन जीते हैं। तो उन लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए जो है हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि कन्विक्शन रेट सिर्फ और सिर्फ 2% है। यानी 100 लोग अगर जेल जाते हैं तो 98 लोग बाइज्जत बरी होते हैं और 2 लोग ही दोषी साबित होते हैं। अब जरा बताइए, 98 लोग जो बाइज्जत बरी होते हैं वो जेल जाके जो है प्रताड़ित हुए हैं, तो वो जब जेल से बाहर आएंगे तो करेंगे क्या? समाज सेवा तो करेंगे नहीं, समाज सेवा तो करना भूल जाएंगे। तो ये चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है। और जेल के अंदर की बातें तो कोई करता ही नहीं है। देखिए, अपराध की बातें करता है, अपराधी की बातें करता है, लेकिन यही तो हम अपराध जानना और चाहते अपराधियों इस की इंटरव्यू संख्या में। कम कैसे होगा जब जेल के अंदर जो है किसी के साथ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होगा तब। ठीक है, एक सवाल मेरा है, अब कैसा था जैसे आप रूटीन? भी एक सेकंड रूटीन पंकज कैसा था? नम्रता पूछ लीजिए जी। दरअसल मुझे ऐसा लगता है पंकज जी, मनीष कश्यप इस बारे में ना बहुत बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, फिर मैं अपना अगला सवाल पूछ नहीं, लीजिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि टॉर्चर होता था क्या? क्योंकि जेल अंदर के अंदर सुनने में देखिए, बहुत कुछ आता है बाहर। जेल के अंदर जो है किसी का फिजिकल टॉर्चर तो नहीं होता है, और अगर कोई टॉर्चर करता है तो जेल का कैदी ही टॉर्चर करता है। जेल का प्रशासन किसी को फिजिकल टॉर्चर नहीं करता है। पूरे मतलब कि मैं चेन्नई सेंट्रल जेल पुलल में जो है वहाँ पे गया, मदुरई सेंट्रल जेल में रहा, बेऊर सेंट्रल जेल में रहा, बेतिया मंडल कारा में रहा। तो मंडल से लेकर सेंट्रल दोनों जेल में मैं जा चुका हूँ। मैंने देखा कोई पुलिस जो है आपको टॉर्चर नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर आपके पास आप थोड़ा सा कमजोर है, पैसे नहीं है, तो आपको लैट्रिन के पास सुला दिया जाएगा, आपसे खाना बनवाया जाएगा, आपसे पैर दबवाया जाएगा, गाली दिया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा। ये सारे कैदी ही आपस में ही करते हैं, आपस में ही। उसमें जो बाहुबली टाइप के लोग हैं वो लोग जो है जो कमजोर परिवार से जाते हैं उन लोगों के साथ करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन पुलिस जो है, अगर जेल प्रशासन को ये सारी चीजें पता चलता है तो जेल प्रशासन इस पर कार्रवाई भी करता है। जेल प्रशासन गलती कहाँ करता है वो समझिए। जो आपका मैनुअल के हिसाब से खाना देना होता है वो खाना नहीं मिलता है। गंदा खाना, खराब खाना मिलेगा, आप खा नहीं पाएंगे ऐसा खाना मिलेगा। जो आपको लाइब्रेरी में सुविधाएं देनी होती है वो नहीं देता है। जो आपको खेल के मैदान में जो है आपको जो है बॉल देना है, बैट देना है, विकेट देना है, सारी चीजें, गेम कराना है, स्पोर्ट्स कराना है, वो सारी चीजें नहीं देगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए जो है व्यवस्था नहीं देगा। दूध देना है, बहुत सारी चीजें के जेल मैनुअल के हिसाब से जो है 167 रुपया का खाना जो है पर डे कैदी को देना है, और वो 167 के जगह पे जो है ना 20 रुपया का भी खाना नहीं दिया जाता है। ये सच्चाई है। तो जेल प्रशासन के द्वारा खाना पीना और इन सब चीजों में दिक्कत किया जाता है, और जेल के जो बाहुबली दबंग कैदी होते हैं वो कमजोर लोगों को सताते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जी जैसे नम्रता, आप आप बीजेपी पूछिए, में मैं आ गए अगले हैं। फेज में चुनाव राजनीति के बारे में। पंकज जी मेरा सवाल अटक जाएगा। मैं कह रही हूँ अब जैसे आप बीजेपी में आ गए हैं, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इस लड़के के तो मजे आ गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मजे नहीं आए, चुनौतियां आ गई हैं सामने। अब ये जो पट्टा डला है, ये जो साफा आपने पहना है, ये जिम्मेदारियों के साथ आपने कंधे पे लिया है। चुनौतियां हैं या मजे हैं? और देखिए, पहले मैं जितना काम करता था उससे ज्यादा अब मुझे काम करना पड़ेगा, उससे ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, उससे ज्यादा सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, चुनौतियां बढ़ गया है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं पहले जैसा था वैसे ही रहूंगा, अपना काम ईमानदारी पूर्वक करूंगा। और पहले समस्याओं के ऊपर हम लोग वीडियो बनाते थे, समस्याओं को दिखाते थे, उसका समाधान वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास करते थे। अब सिस्टम में है, अब अगर समस्या दिखेगा तो डायरेक्ट जो है फ़ोन कॉल किया जाएगा अधिकारी को, नेताजी को फ़ोन कॉल किया जाएगा और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया। लोग भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब मनीष नेता बना है तो अब अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम भी सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि कम से कम कुछ समय मुझे दीजिए। एक बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीना का समय लगता है, और मुझे आप लोगों ने तो 9 घंटा नहीं दिया। 9 घंटा के अंदर जो है विरोध या समर्थन सब होने लगा। तो फिर मुझे समय दीजिए, और मैं वादा करता हूं कि मैं एक अच्छा सिविल इंजीनियर, एक अच्छा यूट्यूबर, एक अच्छा नेता बनूंगा। एक सवाल आपके लुक को लेकर हो रहा है कि जब तक आप जनता के बीच में जा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो सारे वीडियोस हम लोग देख रहे थे, तब तक तो बाल सफेद, दाढ़ी सफेद, गमछा डाला हुआ है, घूम रहे हैं। लेकिन बीजेपी, पंकज जी, बीजेपी ज्वाइन करते ही 24 से 36 घंटे में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो देखिए पूरा लुक चेंज हो गया है। तो लोग कह रहे हैं कि रंग बदल लिया है। अरे लुक कोई चेंज नहीं हुआ है। मैं पहले भी ऐसा घूमता था। मैं दिल्ली में जब रहता था तो ऐसे ही घूमता था। मैं स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में आया हूँ गमछा ऐसे मतलब कि मैं जब ग्राउंड पे रहता हूँ, गमछा का कब इस्तेमाल करते हैं, जब धूप उप लगता है तो गमछा बांध लेते हैं, या गमछा भी मतलब कि हमेशा रहता ही है। ये चीज़ है।
अब मैं यहाँ पे आया हूँ तो इस हिसाब से आया हूँ। अब मैं ग्राउंड में जाऊंगा तो जैसे रहता था वैसे ही रहूंगा। बाल, मेरी माँ जो है बार बार कहती थी कि बाल कलर करा लो बाबू, बाल कलर करा लो, और आज से नहीं, बहुत पहले से। तो मैंने सोचा कि अभी शादियों बाल ब्याह कलर नहीं करा हुआ है, लेता हूं। पका हुआ बाल लेके घूमेगे तो ठीक नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी जाएगा, आपको कट पका हुआ जाएगा बाल ब्याह। दिखेगा। बस माँ को खुश करने के लिए मैंने मतलब कि बाल कलर करा के जब मैं आया तो माँ मतलब कि पूरा खुश हो गई थी। तो कभी कभी परिवार के लिए भी बेटा कुछ अभी चीजें है, करना शादी पड़ता है। और बाल कलर कराना कौन सा अपराध है भाई? ये कोई अपराध की श्रेणी नहीं में थोड़ी आता है, बस करा लिया। मनीष जी, मनीष जी, नहीं, मनीष मनीष जी, एक सवाल है, पंकज जी, बहुत स्टिल सारे हो लोग गए आप। पूछते हैं, फ्री। हाँ ठीक है। आ रही है मनीष जी, एक सवाल है, वो भोजपुरिया समाज को लेके है। अब बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि पवन सिंह को लेके, मनोज तिवारी को लेके, निरहुआ को लेके, और फिर अब मनीष कश्यप उसी लाइन में लग गए। डील हुई है क्या कोई किसी के साथ? लोग पूछते डील हैं। हुआ है देश सेवा करने का, डील हुआ है लोगों का सेवा करने का, डील हुआ है बिहार के तरक्की के लिए, डील हुआ है बिहार में पलायन रोकने के लिए, डील हुआ है बिहार में बाढ़ पे काम करने के लिए, और डील हुआ है लोगों का दिल जीतने के लिए। यही डील हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमें तो सुनने में आया नहीं कि तो सारा एमएलसी का पद भोजपुरिया कोई ऑफर समाज, हुआ है। एक सेकेंड, शायद आपको सुनने में आया होगा, मतलब कि आप लोगों का सूत्र जो है ऊपर तक है, तो शायद किसी नेता ने आप लोगों को बताया होगा। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, मुझे अपना काम करना है, और पार्टी जिस दायित्व में मुझे फिट बैठे, मुझे सोचेगी कि मनीष कश्यप फिट है, वो वहां पे दायित्व देगी। ठीक। नहीं मनीष भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सारा भोजपुरिया समाज एक तरफ, मनोज तिवारी से लेके, निरहुआ से लेके, मनीष कश्यप से लेके, पवन सिंह को आप लोग काहे अलग कर दिए भाई? निर्दलीय पवन घूम सिंह रहे जी हैं, को अलग नहीं किया है, समझाते नहीं अपना आप लोग? वो अपना बुद्धि विवेक से काम कर रहे हैं, और वो अलग नहीं है, वो हम लोगों का अभिन्न अंग ही बनेंगे। और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वो हम लोगों के अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। लेकिन मैं उनका नहीं, मनोज चुनावी तिवारी जी निर्णय ने पे कहा मैं कि कुछ नहीं राष्ट्रवादी कहना चाहता आदमी हूं। है वो। उनका चुनावी निर्णय है, उन्होंने लिया है, वो उनके लोगों के द्वारा कहने पे, उनकी माँ के कहने पे। अब वो उनका निर्णय मैं गलत नहीं कह सकता। नहीं, आदमी कैसे हैं? क्योंकि मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि आदमी बहुत अच्छे हैं, राष्ट्रवादी पवन आदमी सिंह हैं। आदमी अच्छे हैं, अच्छा गाना गाते हैं, आदमी अच्छे हैं, और जब मिलते हैं तो अच्छे ढंग से बात भी करते हैं। तो बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता कुछ। आप लोग से मिलकर समझाइएगा कि नहीं, कभी ऐसी तरह का कभी नौबत आए तो? क्यों समझाएंगे आप बताइए? वो उनके पास बुद्धि विवेक है, वो अपने बुद्धि विवेक से अपना काम कर रहे हैं, तो समझाने की क्या जरूरत है, ये बताइए। और मैं उतना बड़ा नहीं हूं कि मैं जाके जो है उनको समझाऊं। जो लोग हैं उस लेवल पे, वो लोग समझाने का प्रयास करेंगे उनको, ये चीजें हैं। और बाकी अब उनकी ठीक है, उस पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। सीढ़ी मिल गई है मनीष कश्यप, लेकिन काम आपको ही करना है। अब ये हवाई बातें जो बाकी नेता करते हैं, वो मनीष कश्यप से ना किसी को उम्मीद है, ना हम उम्मीद करते। मैंने भी आपके कई इंटरव्यूज कर लिए हैं, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं जिनमें आप एक नेत्रहीन, एक छोटे से होल से बच्चे को दिख रहा था, नहीं, दिखाई नहीं देता है, हल्का सा उसको आभास होता है। आभास होता है। आपने सबके सामने कहा कि मैं उसका कोशिश करूंगा कि उसकी इलाज हो सके, डॉक्टर से संपर्क करवाया। मैं डॉक्टर से बातचीत कर रहा हूँ, चुनाव बाद जो है उसका इलाज करवाऊंगा। हाँ। और मैं एक बूढ़ी माता को कहा था कि घर बनवाऊंगा, निर्णय रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं आपका घर बनवाऊंगा। और एक ही बूढ़ी माता का नहीं, लगभग 250 गरीब वैसे लोगों का मुझे घर बनवाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक। जिन लोगों को घर पहले मिल जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं मिला है, किसी कारणवश, या तो उनके माता नहीं है, या पिता नहीं है, या बेसहारा है, या जमीन थोड़ा सा है और कमाने का कोई जरिया नहीं, तो ऐसे 250 लोगों का मकान जो है 5 साल के अंदर जो है मुझे किसी भी हाल में बनवाना है, और नेत्रहीन बच्चे का इलाज भी कराना है। और पहले जो है जैसे IGIMS, एम्स, PMCH और दिल्ली एम्स में हम लोग इलाज करवाने के लिए जो हम लोग किसी के पास फोन करते थे, अब जो है हम लोगों का उस प्रकार का पहुंच हो जाएगा कि अगर कोई इमरजेंसी में हो तो उसका व्यवस्था कर सके। और चुनाव के बाद आप देखिएगा कि मैं अपने गांव से जो है एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट जो लाइफ सेविंग एम्बुलेंस होता है ना, वो मैं अपने गांव से एक एम्बुलेंस शुरू करूंगा। ठीक है, तो अभी आपकी प्रायोरिटी में भाई, ये एक 3-4 चीज और काम है। है, इसके अलावा इस सबसे बेसिक काम है, बाढ़ पे काम करना है। ठीक। और उसके लिए जो है मैं जल शक्ति मंत्री से जो है चुनाव, जब मैं लड़ने का घोषणा नहीं किया था उसके पहले ही मिल चुका था, और जब चुनाव खत्म होगा, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उस समय भी मैं
जल शक्ति मंत्री, जल संसाधन मंत्री पहले हुआ करते थे, अब जल शक्ति मंत्री जो होंगे और उनसे मैं मिलूंगा और बिहार में बाढ़ पे काम करने के लिए कहूंगा और बिहार में बाढ़ पे काम होगा। ठीक है, एक सवाल और पंकज जी, फिर आपका रुख करूंगी, बस एक सवाल और। नहीं, नड्डा मनीष जी, से आपकी एक मुलाकात चीज हो बिहार गई, के वो लोग तस्वीरें सामने आ गई। अच्छा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के कितने आसार हैं, कब लग रहा है, कब तक हो जाएगी? अच्छा, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उम्मीद है बहुत जल्द। एकदम, क्यों नहीं। मोदी जी अपने कार्यकर्ता से मिलते ही हैं, अमित शाह जी मिलते ही हैं, और ये लोग अच्छे लोग हैं, सच में अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, तो आपको देखने को मिल जाएगा। मनीष कश्यप उनसे अब वैसे ही सवाल पूछ पाएंगे जैसे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले तक पूछ पा रहे थे? अब सवाल पूछने की क्या जरूरत है, अब काम कराने की जरूरत है ना। मान लीजिए कि मैं पहले बाढ़ के लिए सवाल पूछता था, अब मोदी जी से कहूंगा कि मोदी जी बाढ़ पे काम करना है, वो हाँ कहेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो जो है विकास पुरुष है। उन्होंने गुजरात में ये काम करके दिखाया है, उन्होंने देश में ये काम करके दिखाया है। तो अगर बिहार की कोई समस्या है तो मैं समस्या का समाधान ढूंढने उनके पास जाऊंगा, कहूंगा कि ये समस्या है, इसका समाधान ढूंढ के दीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि वो समस्या का समाधान ढूंढ के देंगे। ठीक है, पंकज जी ओवर टू यू। नहीं, ये सवाल मेरा कोई नेता मनीष कश्यप या सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कश्यप से नहीं है, एक पत्रकार मनीष कश्यप से है। हम देख रहे थे आप ही के जिले चंपारण से एक पैदल यात्रा शुरू हुई, प्रशांत किशोर ने किया। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये प्रशांत किशोर फैक्टर है क्या भाई, ये उनके बारे में उनसे असर क्या है उसका, नहीं एनालाइज कर दीजिए प्रशांत पत्रकार किशोर जी के बारे में नाते। उनसे पूछिएगा, वो अच्छे ढंग से बता सकते हैं, अच्छे वक्ता है और अपनी बातों को अच्छे ढंग से जो है मंच पे रखते हैं, तो उनके बारे में मैं बताने वाला नहीं हूं, मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूं, वो उसके बारे में वही बता सकते हैं। आपके विरोधी तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बोलिएगा? मेरे विरोधी थोड़ी है तेजस्वी यादव, वो तो नौवा फेल है। अब मैं इंजीनियर हूँ, तो नौवा फेल आदमी जो है एक इंजीनियर का विरोधी क्यों होगा भाई? उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। मेरा काम है बिहार बचाना, उनका काम है बिहार को लूटना। उनका पूरा परिवार बिहार को लूट लिया, तो वो अलग है, मैं अलग हूँ। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है, और वो मेरे विरोधी हो ही नहीं सकते। विरोधी बनने के लिए सबसे पहले तो पढ़ाई तो कर ले, कम से कम ग्रेजुएशन तक तो आ जाए, कम से कम इंटर तक तो आ जाए, तब ना हम समझेंगे कि हाँ विरोधी लायक है। तो वो विरोधी नहीं है। अच्छा, लालू यादव अपना सब बाल बच्चा को सेट कर दिए। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, एकदम 100% करेंगे। संजय जायसवाल जी के लिए प्रचार करूंगा। पार्टी मुझे जहां भेजेगी, जिस रूप में भेजेगी, उस रूप में जाके मैं अपना काम ईमानदारी पूर्वक करूंगा। और अगर पार्टी ने कहा कि काराकाट चले जाइए और पवन सिंह के खिलाफ कीजिए? अब पार्टी जहां भेजेगी वहां जाऊंगा, लेकिन पार्टी का कोई प्रत्याशी जो है काराकाट में नहीं है, एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी है, तो मैं पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। अब पार्टी जो डिसीजन देगी वो मैं करूंगा। और पवन सिंह जी से मेरा अलग संबंध है, अलग रिश्ता है, तो शायद मैं वहां ना जाना चाहूं, ये चीज है। अच्छा मनीष जी, आखिरी सवाल, बिहार की राजनीति में परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम देख रहे हैं अपने 2 बेटियों को सेट कर दिए लालू जी, 2 बेटों को सेट कर दिए, दोनों मंत्री तो बन ही चुके, एक उप मुख्यमंत्री बन चुके, मीसा भारती है, रोहिणी आचार्य है। क्या लगता है कि आरजेडी में परिवार के अलावा कुछ है क्या? क्योंकि पुराने नेताओं को देख रहे हैं एक एक करके नाराज नहीं है। आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद है। और रही बात, मीसा भारती नहीं चाहती है कि रोहिणी जीते चुनाव, रोहिणी आचार्य नहीं चाहती है कि मीसा भारती जीते चुनाव। उनके परिवार में ये आपसी में बहुत खिटपिट है। आरजेडी के राजद के ही नेता बताते हैं ये चीजें है। और ये लालू प्रसाद यादव जी ने जैसा बीज बोया है वो तो काटेंगे ही। और परिवारवाद का मतलब कि जहर में जो है वो बिहार को बर्बाद करने का प्रयास किए। तो अब बिहार के लोग समझदार हो चुके हैं। और सिंगापुर से आई जो है बेटी जो है घूम घूम के जो है, पता है चुनाव प्रचार कैसे कर रही है? ये देखिए, लालू जी से बात कीजिए आप लोग, ऐसे फोन घुमा घुमा के लोगों से बात कर। अरे सिंगापुर से आई रेडीमेड, मतलब अब क्या मैं बोलूं उनको, बस इतना ही कहूंगा बोल कि दीजिए। बिहार की बेटी है। अगर मैं कुछ देखिए उन लोगों के हिसाब से मैं बोल दूं ना, तो लोग बोलेंगे कि देखिए मनीष जो है ऐसे बोल दिया। मैं सम्मान के साथ बोलना चाहता हूं रोहिणी आचार्य से कि आप जो है सिंगापुर से आई हैं, टिकट कटाइए और सिंगापुर चले जाइए, वरना सम्मान के साथ सिंगापुर वाला प्रॉपर्टी बेच के आइए और सारण में प्रॉपर्टी खरीदिए, अपने बच्चों का एडमिशन सारण के सरकारी स्कूल में कराइए, और उसके बाद से आप आइएगा, और तब कहने के लायक होइएगा कि आप सारण की बेटी हैं। और तब मनीष कश्यप को ढूंढिएगा, मनीष कश्यप आपके साथ रहेगा। प्रॉपर्टी कर दिएगा सिंगापुर में, बच्चों को पढ़ाइएगा सिंगापुर में, पापा का इलाज कराइएगा सिंगापुर में, रहिएगा सिंगापुर में, और कहिएगा कि हम सारण की बेटी हैं। लोग जो है सारण के लोग जो है राजीव प्रताप रूडी के साथ थे,
हैं और रहेंगे। राजीव प्रताप रूडी रोहिणी आचार्य पे हमेशा भारी पड़ेंगे, और राजीव प्रताप रूडी जो है रोहिणी आचार्य से तो लाख गुना अच्छा काम किए। ठीक है, एक माई सवाल मनोज, समीकरण कहते हैं कि माई हमारा है, माई ओ माई समीकरण जो लालू यादव कहते हैं कि माई तो हमारा है, MY। तो माई बाप की पार्टी ही है, ये चीजें हैं। और MY जो बात करते हैं लालू जी, तो बताए तो सही कि अपने परिवार के अलावा एक यादव नेता को बिहार में अच्छे ढंग से पनपने दिए हों, एक मुस्लिम नेता को बिहार में अच्छे ढंग से पनपने दिए हों। लालू जी तो ना मुसलमानों को पनपने दिए, ना यादवों को पनपने दिए, ये बात सत्य है। और आज के समय में जो पढ़ा लिखा समझदार मुस्लिम है बिहार में या पूरे देश में, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट करेगा, नरेंद्र मोदी जी को वोट करेगा। क्योंकि समझदार पढ़ा लिखा मुसलमान जानता है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, सिर्फ वोट बैंक। बिहार में जो है राजद ने उन्हें वोट बैंक बना के रखा। यादव तो आधे से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें वो तो श्री कृष्ण वंशी हैं, श्री कृष्ण वंशज हैं, और उन्हें पता है कि ये जो अखिलेश हो या तेजस्वी हो या लालू जी हो, इन्होंने तो कभी भी श्री कृष्ण मंदिर के लिए, मथुरा में जो मंदिर है उसके लिए आवाज नहीं उठाया। तो ये सारे यादव जो हैं वो आधे से अधिक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुस्लिम जो है वो पढ़े लिखे जितने मुस्लिम है, समझदार मुस्लिम है, देशभक्त मुस्लिम है, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, मनोज तिवारी आपको लेकर बहुत बयान दे रहे हैं, आपके अच्छे संबंध भी उनसे हैं, उनकी मौजूदगी में ही आपने बीजेपी की सदस्यता ली है। साथ में कुछ सोचा है कि वो दिल्ली बदलेंगे और आप बिहार बदलेंगे? देखिए, भगवान करे मनोज तिवारी जो है और आगे जाए और आगे बढ़े, तरक्की करे। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो MCD में जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी। वो उनको क्या करना है वो उनको पता है, और मुझे क्या करना है वो वैसे गार्जियन लोग बताएंगे। मनोज भैया जो है हम लोगों के गार्जियन जैसे हैं, गार्जियन हैं, और वैसे अनेकों नेता हैं जो हमारे गार्जियन हैं। उन लोगों के नेतृत्व में मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा, और मैं बिहार के लिए काम करूंगा। ठीक है, पंकज जी कोई सवाल? नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना है कि माँ की एक इच्छा बता दीजिए जो आप जल्दी में पूरा करने वाले हैं, शादी मेरा छोड़ के। पहला सवाल था। मैंने कर दिया। माँ जो है बाल कलर कराने के लिए बोल रही थी, मैंने बाल कलर करा अब दिया। बाल कलर कराने के लिए तो माँ नहीं बोली, बेटा थोड़ा सा विधानसभा में बैठ जाए। बाल कलर कराने के लिए भी बोली थी। 100 बार से अधिक बोली है। 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि रात में मैं घर पे सोया रहा और माँ ने आधा बाल कलर कर दिया है, तो उस समय भी बाल कलर। अब करे बाप, बोली हो कि अब तो पूरा करा लोगे। माँ के हर एक बातों को माना जाएगा, एक बात को छोड़ के, बस। कौन सा? बस कौन सी छोड़ के? वो बता दूंगा मैं अगले इंटरव्यू में आपको। मैं इजी अच्छा, कर देती ठीक हूँ, है। आपको जवाब नहीं मिला, वो दे नहीं रहे हैं, वो शादी को लेकर कह रहे हैं, और उसका जवाब उन्होंने शुरुआत में मेरे पहले सवाल में दे दिया था। पंकज जी आप मेरे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। मनीष जी आप मेरे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया, क्योंकि आज मैंने यूट्यूबर या फिर पत्रकार मनीष कश्यप से बात नहीं की, मैंने की नेता बीजेपी से बात। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बताइए मनीष कश्यप का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, उनके विचार आपको कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।